एक समय की बात है। एक गांव में चंद्रपाल नाम का आदमी रहा करता था, जो गांव का सबसे रईस इंसान था। उसकी गांव में ज्वेलरी की दुकान थी, जिस पर हमेशा अमीर लोग ही ज्वेलरी खरीदने आते थे। उसने शहर में भी अब अपना कारोबार बढ़ाना शुरू कर दिया था। उसी के साथ उसके पास कई एकड़ जमीन थी, जिस पर गांव के गरीब लोग मेहनत मजदूरी करते थे, जिससे उनके परिवार का गुजारा होता था। चंद्रपाल को अपने रईस होने पर बहुत घमंड था। एक दिन उसके पास विशाल नाम का व्यक्ति आकर उससे कहता है, सेठ जी, मुझे आपसे थोड़ी जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ बोल, बता क्या कहना है तुझे। वो सेठ जी, दरअसल मेरी पत्नी की तबीयत थोड़ी खराब है, तो मुझे आज छुट्टी चाहिए थी। पहले तो तू थोड़ा दूर होकर मुझसे बात कर। क्या पता तेरी पत्नी को जो बीमारी है कहीं तेरे जरिए मुझे लग गई तो राम राम राम। चल पहले थोड़ा दूर हट। विशाल को सेठ की ऐसी बातें सीधे तीर की तरह चुभती हैं, पर वो कर भी क्या सकता था। वो दुखी मन से पीछे हट जाता है। चल मुझे अब ये बता, जब तेरी पत्नी की तबीयत खराब थी तो तू काम पर क्यों आया? वो सेठ जी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मुझे मजबूरन काम पे आना पड़ा। अच्छा, अब तू आधा अधूरा काम कर कर जाने की कह रहा है। मुझे पता है तू जानबूझकर काम पर आया ताकि तू दिखा सके कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी। फिर भी मैं काम पर आया तो सुन ले मेरी बात। अगर तू अब काम से गया तो तुझे आज की झाड़ी बिल्कुल नहीं मिलेगी। या तो तू पूरा काम कर कर जा, नहीं तो आज के पैसों को भूल जा। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो। अच्छा, अब तू मुझसे जवान लड़ाएगा? मैंने कह दिया तो कह दिया, समझ ले। अब ये ही पत्थर की लकीर है। और हाँ, अब तुझे काम करना है तो कर, वरना निकल यहाँ से। कल से काम पर आने की भी कोई जरूरत नहीं है। तेरे जैसे 1000 लोग काम करते हैं। मेरे नीचे चल, अब जा यहाँ से। विशाल दुखी होकर वहां से चला जाता है। विशाल के जाने के बाद सेठ की पत्नी उसके पास आती है। आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया। वे दोनों इस गांव में अकेले ही रहते हैं। उसकी पत्नी घर पर बीमार स्थिति में है। अगर वो जाना चाहता था तो आप उसे जाने देते। इतना पैसों का घमंड दिखाने की क्या जरूरत थी? और ये दुख सुख तो चलता ही रहता है। आज उसके यहाँ तो कल हमारे यहाँ भी तो हो सकता है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, फिर भी आप इतना घमंड क्यों करते हो? शकुंतला चुप हो जा। बहुत सुन ली मैंने तेरी ये बक बक। अब एक शब्द भी बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, मेरे कारोबार में तुम दखल देने की कोशिश मत करो। तुम क्या जानो कारोबार कैसे संभाला जाता है। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि तुम मेरे परिवार का अच्छे से ख्याल रख सको, तो तुम वही काम करो। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे इन गरीबों से सख्त नफरत है। मुझे बदबू आती है इन जैसे गरीब लोगों को देखकर। और हाँ, चौकीदार से कह देना कि अब एक भी गरीब मेरे घर में गलती से भी नहीं घुस जाए। मैं उसे नौकरी से हटा दूंगा। अब हटो यहाँ से, मुझे नहाने जाना है। जब से वो गरीब यहाँ आया है मुझे अजीब सा लग रहा है। कहीं उसकी पत्नी की बीमारी उसके जरिए मेरे तक न पहुंच जाए। इधर विशाल जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। सुशीला, तुम ठीक तो हो या फिर डॉक्टर साहब को बुलाऊं? नहीं जी, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी डॉक्टर साहब आएंगे तो उन्हें भी तो पैसे चाहिए, और हमारे पास तो एक भी पैसा नहीं है। फिर हम उन्हें कहाँ से देंगे? आप रहने दीजिए। वैसे भी जब समय आएगा तो भगवान मुझे अपने पास बुला ही लेंगे। अब मरना मारना तो सब उनके ही हाथ में है। हम तो बस उनके हाथ की कठपुतलियाँ हैं। भाग्यवान, तुम मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो। आखिर तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं किसके सहारे रहूंगा? इतना कहकर विशाल घर से बाहर मंदिर में चला जाता है। हे ईश्वर, इतनी क्यों परीक्षा ले रहे हो? मेरी क्या तेरी भक्ति में मुझसे कोई कमी रह गई जो तू मुझे इतना तड़पा रहा है?
अब तो सेठ ने भी काम से निकाल दिया और मैं कोई काम शुरू करता हूँ वो भी नहीं चल पाता। अब तुम ही बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ। घर में सुशील की हालत खराब है, ऊपर अब घर का राशन भी खत्म होते जा रहा है। इस दुख की घड़ी में अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे तो फिर कौन देगा। भगवान। विशाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। विशाल मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बेचने लगता है, लेकिन उसका गुजरा उसमें भी ठीक से नहीं हो रहा था। एक दिन सेठ चंद्रपाल के घर पर एक भिखारी आता है, जिसके कपड़े जगह जगह से गंदे व फटे दिखाई दे रहे थे। वो सीधे घर के अंदर चला जाता है। बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। क्या मुझे थोड़ा भोजना मिल सकता है? ए भिखारी, तू घर के अंदर कैसे आया? अरे कोई है, कहाँ मर गए सबके सब? कोई तो इस भिखारी को यहाँ से बाहर निकाले। माफ करना बेटा, वो दरवाजे पर कोई नहीं था और मुझे भूख भी बड़ी तेज लग रही थी, इसीलिए मैं सीधा घर के अंदर आ गया। अब घर अंदर आ गया तो अभी के अभी सीधा यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुझे धक्के मारकर यहाँ से निकलवाऊंगा। मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने आपकी कोई जायदाद थोड़ी मांगी है। मैं बस पेट भरने के लिए थोड़ा भोजन मांग रहा हूँ। अगर आज आप एक भूखे को खाना खिलाओगे तो कल भगवान आपको इससे भी ज्यादा देगा। अच्छा ऐसी बात है तो तू रुक, मैं अभी आता हूँ। फिर सेठ घर के अंदर जाता है और एक पोटली में कंकड़ मिट्टी भर देता है। सेठ उस पोटली को लाकर उस भिखारी को दे देता है और उससे कहता है, ये लो, इसे तुम अपने घर जाकर खोलना। मैंने इसमें तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती चीज रखी है। जब तुम इसे खोलोगे तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। धन्यवाद बेटा, जो तुमने इस गरीब की मदद की। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो आपने मुझे दिया है भगवान उसे दुगना कर कर आपको दे। ऐसा कहकर वो भिखारी वहां से चला जाता है। उधर विशाल मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता है। तभी वहां पर वो भिखारी आता है। बेटा, थोड़ा जल मिलेगा? पीने के लिए बहुत प्यास लग रही है। अरे बाबा, आप मेरे साथ घर के अंदर चलो, मैं तुम्हें पानी के साथ कुछ खाने को भी दे दूंगा। नहीं बेटा, तुमने मुझे खाने के लिए पूछा, मेरे लिए वही बहुत है। अब तुम मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ। वो बूढ़ा भिखारी विशाल से बहुत मना करता है, लेकिन फिर भी विशाल उसे घर के अंदर ले जाता है और रसोई में जाकर देखता है कि उसमें सिर्फ 2 ही रोटियां हैं। वो एक रोटी अपने करीब आता है, पत्नी के लिए छोड़ देता है और दूसरी रोटी उस बाबा के लिए ले आता है। ये लो बाबा, आप ये रोटी खा लो। वो दरअसल घर में सिर्फ 2 रोटियां बची थी, एक मेरे लिए, दूसरी मेरी पत्नी के लिए। मैं तो भूखा रह लूंगा, लेकिन मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, तो मैंने एक रोटी उसके लिए छोड़ दी है। अरे बेटा, मैं ये रोटी नहीं खा सकता। तुम पहले से ही इतनी मुसीबत में हो और आज तुम मेरी वजह भूखे रह जाओगे। ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं बाबा, मैं भूखा रह लूंगा, मगर आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। आप ये रोटी खा लो, थोड़ा पेट को आराम मिल जाएगा। विशाल के इतना कहने पर वो बूढ़ा भिखारी उस रोटी को खा लेता है। उसके बाद वो विशाल से कहता है, बेटा, आज तक किसी ने भी इस लाचार को इतना सम्मान नहीं दिया जितना तूने दिया है। तूने अपने हिस्से की रोटी मुझे खिलाकर अपना रीढ़ी बना दिया। इसके लिए मैं तुझे ये पोटली देता हूँ। ये किसी रहीश सेठ ने दी थी और कहा था कि इसमें कुछ कीमती चीज, इसमें तुम अपने घर जाकर खोलना। पर मैं तो इस दुनिया में अकेला रहता हूँ। मैं भला इससे क्या करूंगा? तुम इसे रखो और अपनी पत्नी का इलाज करवाओ। साथ में जिस प्रकार तुमने मेरी मदद की है, भविष्य में ऐसे ही गरीब लोगों की मदद करते रहना। भगवान से मैं दुआ करूंगा वो तुझे हमेशा खुश रखे। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चल जाता है। विशाल जब उस पोटली को खोलता है तो उसमें सोने के सिक्कों को देखकर तंग रह जाता है। वो बाहर जाकर उस आदमी को देखता, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आता। वो अंदर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। फिर अगले दिन विशाल बड़े अस्पताल में अपनी पत्नी का इलाज करवाता है। कुछ दिन सुशीला का इलाज चलता है और वो उसके बाद सही हो जाती है। इधर जब चंद्रपाल सेठ
अपनी तिजोरी खोलकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है उसकी तिजोरी से मिट्टी और पत्थर निकल रहे हैं। ये सब देख वो जोर से चिल्लाता है, शकुंतला महेश मोहन कहाँ गए? सबके सब जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। मेरा सारा धन दौलत मिट्टी और पत्थर में बदल गया। ये कैसे हो गया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेचारा सेठ ऐसे ही चिल्लाता रह जाता है। वो भूल गया था कि हम जैसा बीज बोते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, वरना जो हाल इस सेठ का हुआ है वो हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से नए सपने और नई कहानी के साथ।